हेलो एवरीबॉडी। 5 स्टेट में हुए इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बीजेपी को 5 में से 3 स्टेट्स में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने अपने 2 स्टेट्स गवा के एक स्टेट में गवर्नमेंट बनाई है। सभी कह रहे थे कि ये बीजेपी के लिए 3-1 की जीत है, लेकिन असल में ये बीजेपी के लिए 3-0 की जीत है। सारे स्टेट्स के रिजल्ट्स को एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस को इतनी बुरी तरह कैसे हराया और कांग्रेस ने ऐसी क्या गलती की कि उनके पास जो स्टेट्स थे वो भी उनके हाथ से चले गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे बीजेपी ने इजीली कांग्रेस को हराया है। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस के पास 114 सीट्स थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास 109 सीट्स थी। वहीं इस साल बीजेपी के पास 230 में से 163 सीट्स हैं, वहीं कांग्रेस के पास 66 सीट्स। बीजेपी की इस जीत का सबसे पहला रीजन है लाडली बहना स्कीम। इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल्स में ये कहा जा रहा था कि वुमेन वोट्स गेम चेंजर साबित होंगे इन इलेक्शंस में, और वही साबित हुआ। ये स्कीम बहुत पॉपुलर रही थी वुमेन वोट्स को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने में। इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में रहने वाली 23 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। हाँ, इसे आप फ्रीबी की लिस्ट में भी डाल सकते हैं, जिसे मोदी जी खुद रेवरी कह के अपोज करते हैं। ये फ्रीबी कल्चर अभी जो चल रहा है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को खुश करने के लिए कई चीजें फ्री में देने को तैयार है, ये एक स्टेट की इकोनॉमी को काफी हद तक डैमेज कर सकता है अगर इसे इम्प्लीमेंट ढंग तरीके से नहीं किया गया तो। पिछले ही साल ऐसी ही फ्रीबीज प्रॉमिस की थी कांग्रेस ने कर्नाटका इलेक्शन से पहले, और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी उनके पास डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी फंड्स नहीं बचे। ये फ्रीबीज एक स्टेट के फिस्कल डेफिसिट पे काफी असर करता है। फिस्कल डेफिसिट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जब भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट की अर्निंग से ज्यादा हो जाए। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 800 करोड़ रुपए का है, लेकिन उस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स यानी एक्सपेंसेस 1,000 करोड़ रुपए का है। तो हम जब भी इस एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा, इस केस में 200 करोड़ रुपए, वो उस स्टेट का फिस्कल डेफिसिट कहा जाएगा। यानी गवर्नमेंट ने अपनी अर्निंग से 200 करोड़ रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च किए। ऐसे फ्रीबीज बांटने पर इस स्टेट में फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहता है, और इसको कंपेंसेट करने के लिए डेवलपमेंट वर्क्स पे काफी रुकावट आती है। एक रिलीजियस फैक्टर भी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान ने ये वादा किया था कि एमपी को इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल बनाएंगे। हाल ही में उन्होंने एक आत्मा धाम की भी शुरुआत की थी, ओमकारेश्वर से ओरछा तक। साथ ही साथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भी शुरुआत की थी। साथ ही साथ श्री आदि शंकराचार्य के स्टैचू को भी इनॉग्रेट किया था। तो जो हिंदुत्व मूवमेंट चल रहा है देश में, उसका भी काफी सपोर्ट मिला है बीजेपी को इस इलेक्शन में। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो जो मालवा रीजन है, जहाँ पे 55 सीट्स थी, उसमें से 41 सीट्स बीजेपी जीत चुकी है इस इलेक्शन में। इन सब के बाद क्रेडिट देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान जी को। वो कंसेक्यूटिव टर्म्स में गवर्नमेंट बना रहे हैं। जब वो हारे थे सिंधिया से, तभी बीजेपी हाईकमांड ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। जब ही उन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने काफी मेहनत की और पार्टी हाईकमांड और लोग दोनों का भरोसा जीता। कई लोग इस स्टेट में बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, इसका तो सबसे बड़ा रीजन है कमलनाथ। उन्होंने बहुत सी चीजों को बुरी तरह मैनेज किया है स्टेट में। 2018 में भी जब इस सिंधिया जीते थे इलेक्शन को, तो उन्हें सीएम बनाने के बजाय कमलनाथ को ही सीएम बनाया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर गए और कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई। राहुल गांधी ने कमलनाथ पे विश्वास जताया था, लेकिन लोगों को एक नया एनर्जेटिक यंग लीडर चाहिए था, जो कि कांग्रेस सुनने को राजी नहीं थी। बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है कि बीजेपी लीडर्स को चेंज करती रहती है। अगर एक कैंडिडेट रिजल्ट शो नहीं कर पा रहा तो एक नए कैंडिडेट को लाया जाता है, जो कि कांग्रेस नहीं कर रही। जिन सीट्स को कांग्रेस इजीली कैप्चर कर सकती थी, उसमें भी वो नाकाम रहे। ट्राइबल बेल्ट का जो रीजन था, वहां पे लोग गवर्नमेंट से ऑलरेडी नाराज थे। उसके बावजूद बीजेपी ने वहां बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो किए। और हेट स्पीचेस जैसे बच्चों को भूखा मारना या फिर दिग्विजय सिंह का कन्या पूजा को एक ड्रामा बोलना वोटर्स को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने में और भी मदद करता है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ पे पिछले 25 से 30 सालों का ट्रेंड फॉलो हुआ है कि हर इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज होती है। बीजेपी को इस बार 115 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 69 सीट्स। और इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो वेलफेयर पॉलिसीज है, वो हर गवर्नमेंट के साथ चेंज होती रहती है, जिसे पिछले गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था। बीजेपी ने राजस्थान के लिए कोई सीएम कैंडिडेट नहीं निकाला था इस बार। यहाँ पे राजस्थान की जनता ने मोदी के नाम पे ही वोट किया है बीजेपी को। इसका एक मेन रीजन ये है कि राजस्थान की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे से लोग काफी नाखुश थे, और उसी टाइम पे एक स्लोगन काफी पॉपुलर हुआ था, राजे तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। राजस्थान में भी रिलीजियस फैक्टर हमें देखने को मिलता है। 2022 में जब कन्हैया लाल का इंसिडेंट हुआ था, तो कांग्रेस ने उसे ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया था। उससे भी लोग काफी गुस्सा थे। बीजेपी की बात करें तो उनके स्टेट लीडर्स भी काफी अच्छा काम किया है इस बार कैंपेनिंग में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, जाट वोट्स हैं,
वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। कांग्रेस की बात करें कि कैसे वो ये स्टेट को हारे, तो सबसे पहले तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो फाइट चल रही थी 2018 के इलेक्शन के बाद, उसे पार्टी सुलझा नहीं पाई। 2018 के असेंबली इलेक्शंस को जीतने में सचिन पायलट का इक्वल रोल था, लेकिन बाद में उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया था। सेम मध्य प्रदेश वाला सीन हुआ था यहाँ पे। कुछ और रीजंस इसमें कंट्रीब्यूट और करते हैं, जैसे स्टेट में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी का इशू, जहाँ पे स्टेट में रिकॉर्ड हाई क्राइम्स देखने मिले थे वुमेन्स के अगेंस्ट। इसी के साथ पेपर लीक का भी इशू, जिसपे गवर्नमेंट एक्ट करने में नाकामयाब रही थी। और जितनी भी स्कीमें जो गवर्नमेंट ने अभी तक चलाई है, वो इलेक्शन से 6 से 7 महीने पहले ही लॉन्च की गई थी। उससे पहले गवर्नमेंट ने कुछ खास किया नहीं था लोगों के लिए। अब बात करते हैं ऐसे स्टेट की जहाँ सारे एग्जिट पोल प्रेडिक्शन यही मान के चल रहे थे कि वापस कांग्रेस ही पावर में आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे सभी प्रेडिक्शंस को गलत साबित करके बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी को 90 में से 54 सीट्स मिली है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 35 सीट्स। ये स्टेट हारना कांग्रेस के लिए एक बड़ा ब्लो इसलिए है क्योंकि सब ये मान के चल रहे थे कि इस स्टेट में तो वापस कांग्रेस ही आने वाली है। पीएससी एग्जाम के स्कैम भी सामने आने लगे थे, जिससे एग्जाम्स काफी डिले भी हुए थे। इस बात से स्टूडेंट्स काफी गुस्सा भी थे। एक और रीजन है नक्सल अटैक्स का, जो कि स्टेट में बहुत कॉमन हो चुके हैं आज के टाइम पे। 2018 के इलेक्शन को जीतने के बाद टीएस देव को सीएम कैंडिडेट कंसिडर किया जा रहा था और उन्हें कहा गया था कि रोटेशनल पॉलिसी के चलते 2.5 साल के बाद उन्हें सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उनको डिप्यूटी सीएम बना दिया गया और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया इसके लिए, बल्कि कैंपेनिंग में एक्टिवली पार्टी नहीं लिया उन्होंने, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो सरगुजा रीजन है जहाँ से टीएस देव है, वहां पे 14 की 14 सीटें सारी की सारी बीजेपी के पास चली गई। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल पे काफी सारे करप्शन के चार्जेस भी आने लगे थे इलेक्शन से पहले। एक ऐसा ही केस था महादेव बेटिंग ऐप का, जिसमें उन्हें इस ऐप के प्रमोटर्स से 508 करोड़ रुपए मिले थे। Yesterday, there were wads of cash recovered by the Enforcement Directorate to the tune of 5.39 crore from poll-bound Chhattisgarh. Today, Chief Minister Bhupesh Baghel himself has been named in the Enforcement Directorate's remand note and press release in the Mahadev betting app scam. इसी के साथ लिकर स्कैम भी सामने आया था 2000 करोड़ से भी ज्यादा का। कांग्रेस ने जो शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में जो नाराजगी थी, उसको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर पाई। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, उन पे कई अटैक्स हो रहे थे, जिससे ट्राइबल लोग काफी गुस्सा भी थे। अब बात करते हैं उस अकेले स्टेट की जहाँ पे कांग्रेस जीती है, तेलंगाना। यहाँ पे कांग्रेस को 119 सीट्स में से 64 सीट्स मिली है, भारत राष्ट्र समिति को 39 सीट्स मिली है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 8 सीट। तेलंगाना में कांग्रेस को वुमेन वोट्स का काफी फायदा हुआ था। कांग्रेस ने सारी महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल प्रॉमिस की थी, साथ ही साथ महालक्ष्मी योजना के अंडर हर महिला को 2500 रुपए मंथली देने का वादा किया था। यहाँ पे जो SC/ST के वोट्स थे, उसको कांग्रेस कैप्चर करने में सफल हुई थी। साथ ही साथ काफी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग भी की थी कांग्रेस ने तेलंगाना में, जैसे कि बाय बाय केसीआर उन्होंने ट्रेंड चलाया था। एक चीज अलग हुई थी तेलंगाना में कि इस बार इनफाइटिंग देखने नहीं मिली कांग्रेस में। यहाँ पे कांग्रेस ने टिकट्स को भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया था। साथ ही साथ राहुल गांधी ने अपने एक बयान में ये कहा था कि बीजेपी, BRS और AIMIM तीनों साथ में मिलकर काम कर रही है कांग्रेस को हराने में। जिससे हुआ क्या कि जो मेजोरिटी मुस्लिम वोट्स है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। लास्टली बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, मिजोरम। जोरस पीपल मूवमेंट इस इलेक्शन को जीत जाती है 40 में से 27 सीट्स जीत के। वही मिजोरम नेशनल फ्रंट को 10 सीट्स मिलती है। जोरस पीपल मूवमेंट 6 रीजनल पार्टीज का एक कोएलिशन है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2017 में एज अ नॉन कांग्रेस एंड नॉन MNF अल्टरनेटिव। 2018 के असेंबली इलेक्शंस में इस कोएलिशन ने 38 कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था, जिसमें से 8 जीते थे। इस बार का इलेक्शन रिजल्ट मिजोरम में एक दिन डिले हो चुका था। इसका रीजन ये था कि ये काउंटिंग संडे को होने वाली थी और संडे क्रिश्चियंस के लिए एक सीक्रेट दिन है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसलिए कि मिजोरम एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है। अब ये दिक्कत की बात इसलिए है मिजोरम के लिए क्योंकि वहाँ के लीडर्स म्यांमार के रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मोस्टली कुकी ट्राइब्स होती है। एज ऑफ 2023 करीब 43,000 रेफ्यूजीज मिजोरम में रह रहे हैं और मिजोरम के कई MPs का ये कहना है कि ये सारे ऑलमोस्ट पीसफुल तरीके से ही रहते हैं। जब भी UCC CAA को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तभी इन स्टेट में काफी भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। ये सारे ग्रुप्स मिजोरम को काटकर एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ इस साल मिजोरम की एक मिलिटेंट ग्रुप पामरा यानी पीस अकॉर्ड्स MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट इशू किया था, जिसमें उन्होंने मिजोरम में रहने वाले सारे मेटी लोग, जो कि मोस्टली हिंदूज हैं, उन्हें मिजोरम छोड़ने को कह दिया था। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उन्हें अपने देश में ही एयरलिफ्ट करने की नौबत आ गई थी। और ये सब मिजोरम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है और इससे नेशनल सिक्योरिटी को काफी खतरा भी पहुंचता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा, एंड इफ यू डिड
मेक श्योर टू फॉलो ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.